हेलो नमस्कार वणक्कम। द राइज ऑफ एम्पायर्स के तीसरे और आखिरी एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पहले दो वीडियोस देख लिए हैं और समझ भी लिया है। इस वीडियो में हम किंग अशोका की बात करेंगे, खासतौर से इस पूरे एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं द राइज ऑफ एम्पायर्स वीडियो नंबर 3। तो हमने यहां पर छोड़ा था द किंग हु चोज पीस, यानी कि वो राजा, वो सम्राट जिसने शांति को चुना बजाय इसके कि वो युद्ध ही लड़ता रहे। तो दूसरा एक और राजा मौर्य डायनेस्टी का, वो था किंग अशोका, जिसने राज किया 268 टू 232 बिफोर कॉमन एरा। ये था चंद्रगुप्त मौर्य, जिससे हमारी मुलाकात हुई दूसरे एक्सप्लेनेशन वीडियो में, जिसके सलाहकार थे कौटिल्य या चाणक्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। ओके, एंड ही केम टू बी क्रेडिटेड विद मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। कहने का मतलब यह है कि अशोक जो था चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था और मौर्य साम्राज्य का राजा बना, और उसके पास पहले ही बड़ा साम्राज्य था। ऐसा नहीं था कि अशोका के पास साम्राज्य नहीं था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के पोता होता है तो ऑब्वियसली उसके पास एक तरह से विरासत में ही काफी बड़ा साम्राज्य मिला है। लेकिन उसने उसको और भी बड़ा कर दिया। इसीलिए सम्राट अशोक, जिसके ऊपर मूवीज भी बनी है, एक मूवी में तो शाहरुख खान ने भूमिका निभाई थी, तो एक तरह से अशोका को एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली सम्राट माना जाता है। और चूंकि उन्होंने इस तरह का बर्ताव किया कलिंगा युद्ध के बाद, इसलिए उनका दर्जा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। आज के भारत का लगभग पूरा हिस्सा, आज जैसा भारत है उसका पूरा हिस्सा, सिर्फ दक्षिण भारत को छोड़कर बांग्लादेश, पाकिस्तान, यानी कि आज की तारीख में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी कुछ हिस्सा इस पूरे अशोक सम्राट के अंदर के नीचे आता था। तो राज्य के शुरू में अशोका काफी महत्वाकांक्षी थे, यानी कि काफी एम्बिशियस माने जाते थे। तो अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द एडिक्ट्स, एक पर्टिकुलर एडिक्ट का मतलब है एन ऑफिशियल डिक्लेरेशन इशूड बाय द अथॉरिटीज एंड इन दिस केस द किंग। तो एक एडिक्ट के मुताबिक उन्होंने कलिंगा, जो कि आज की तारीख में उड़ीसा प्रदेश है, उड़ीसा पर काफी बड़ा युद्ध छेड़ा। और उसके बाद उस युद्ध भूमि में उन्होंने काफी लोगों को मृत देखा, काफी हानि होते हुए देखा। और उस दृश्य को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उस दृश्य को देखकर सम्राट अशोक का पूरा दिल बैठ गया। ओके, उनका मन का परिवर्तन हुआ कि मुझे इस तरह की लोगों की जान लेकर अपना साम्राज्य खड़ा नहीं करना है, साम्राज्य और नहीं बढ़ाना है। तो अगर मैं उसको तस्वीरों में दिखाऊं, तो मैंने कुछ तस्वीरें निकाली हैं। ओके, द किंग हु चोज पीस। तो अभी आप यहां पर देखिए कि युद्ध भूमि में, यहां पर जो बाईं और जो तस्वीर है आप देख रहे हैं, काफी लोग मृत हैं। ओके, इसके साथ साथ आप देख रहे हैं उनके खुद के जो कपड़े हैं, उनके लिबास के ऊपर भी काफी खून के धब्बे हैं और वो रो रहे हैं। उनको लगता है कि ये इस तरह की जिंदगी मुझे नहीं चाहिए, मुझे शांति का पथ अपनाना है, बजाय इसके कि मैं युद्ध लड़ता रहूं और अपना साम्राज्य बढ़ाता रहूं। और उसी समय पर आप देखेंगे तीसरी तस्वीर में उनके मन में ख्याल आता है भगवान बुद्ध का, और उसी से वो आप कन्वर्ट हो जाते हैं बुद्धिज्म में, और बुद्धिज्म का एक शांति पूर्वक पथ पर वो चलने लगते हैं। तो ये तीन तस्वीरों में मैंने आपको सम्राट अशोक की कहानी को एक बारी बताया है। तो सम्राट अशोका ने उड़ीसा वाले हिस्से, जो जिसको कि तब कालिंगा कहा जाता था, पर बहुत बड़ा भयंकर युद्ध लड़ा। जब उन्होंने उस युद्ध की तबाही, उनके आसपास हुई मौतों को और दुख को देखा, तो वे अंदर से काफी बदल गए। ओके, उन्होंने हिंसा छोड़ दी और शांति और अहिंसा का रास्ता अपनाया, जो भगवान बुद्ध ने सिखाया था। तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, यानी कि बुद्धिज्म को अपनाया, और श्रीलंका, थाईलैंड, साउथ ईस्ट एशिया वगैरह में लॉर्ड भगवान बुद्ध का संदेश फैलाने का के लिए अपने दूत वहां पर भेजे। ओके, तो अशोका कहते हैं कि ये हमको कलिंगा युद्ध के बारे में कहानी सुनाते हैं। ओके, तो इसमें एक प्रश्न पूछा गया है
कि हो सकता था कि वो अपना एक इमेज को बचाने के लिए ये कलिंगा युद्ध के बारे में बताने की उनको जरूरत ही नहीं थी। तो ऐसा क्यों है कि उन्होंने अपने एक तरह के प्रवचन में, लिखित प्रवचन में ये बताया और इस बात को माना कि उन्होंने इस तरह की तबाही की थी युद्ध में, कलिंगा युद्ध में, जिसकी वजह से उनके मन में बदलाव हुआ। तो उसका उत्तर मैं आपको दिखा देता हूं कि व्हाई डिड किंग अशोका एडमिट टू द डिस्ट्रक्टिव कलिंगा वॉर। तो आप इसको नोट कर लीजिए। पहला कारण यह हो सकता था टू शो हिज डीप रिग्रेट, कि उससे उनके मन को काफी ठेस पहुंची और उससे उनको काफी दुख भी हुआ, काफी उदासी भी हुई, और इससे उनका मन बदल बदल गया। ओके, उनका उनके जो मन है पूरी तरह से बदल गया। और इस तरह की जो एक कह सकते हैं जो ऑनेस्टी है, क्योंकि राजा जनरली अपनी वीरता के बारे में बताना, उसका बयान करना पसंद करते हैं, लेकिन सम्राट अशोका की सबसे खास बात यह है कि उन्होंने जो उनका किस वजह से उनका मन बदलाव हुआ उसके बारे में उन्होंने बताना सही समझा, और ये एक तरह का ऑनेस्टी है। ओके, कि इस सच्चाई को उन्होंने बयान किया कि उन्होंने, जो राजा जनरली अपनी जीत के बारे में बताते थे, लेकिन यहां पर उन्होंने उस जीत के लिए क्या दाम चुकाना पड़ता है, कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वॉर, उसके बारे में बताया कि इतने लोगों को मौत के घाट उतारना पड़ता है, इतने लोगों को मारना पड़ता है, तभी आपकी जीत होती है। तो क्या इस तरह की जीत से कुछ असल में हासिल होता है या नहीं, इस बारे में सम्राट अशोका ने बताया। दूसरा कारण यह हो सकता है क्योंकि अगर वो कलिंगा वार, कलिंगा युद्ध के बारे में नहीं बताते, और जो जिस तरह की तबाही और मौत का तांडव उन्होंने देखा, अगर उसके बारे में नहीं बताते, तो उसके बाद उनका जो ये निर्णय था कि वे शांति का पथ अपनाएंगे, अहिंसा का पथ अपनाएंगे, हिंसा को छोड़ देंगे, धर्म का पथ अपनाएंगे, तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उसकी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि किस वजह से उन्होंने धम्मा या धर्मा का पथ चुना। और तीसरी बात, वो जो आगे की जो पीढ़ी है, उनको वो अपनी गलती के बारे में बताना चाहते थे, और ये बहुत बड़ा दिल चाहिए और एक बहुत बड़ी हस्ती चाहिए जो कि कोई अपनी गलती को माने कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई। तो अपनी गलती को मानने का साहस रखते थे सम्राट अशोक। तो इसीलिए जैसे मैंने कहा, सम्राट अशोक को सैल्यूट। सम्राट अशोक हमारे भारतवर्ष में सबसे बड़े सम्राट के रूप में उनको सेलिब्रेट किया जाता है, और यही कारण है जिसकी वजह से, क्योंकि हमारा देश अहिंसा का देश है, ये महात्मा गांधी का देश है, और महात्मा गांधी से पहले सम्राट अशोका ने खुद ही एक तरह से नॉन वायलेंस का पथ चुना। तो ये काफी अहम बात हो जाती है। आई होप यू आर गेटिंग द एंटायर कॉन्टेक्स्ट। तो उसके बाद सम्राट अशोका ने वहां पे दूत भेजे। एमिसरी का मतलब है दूत। ओके, यानी कि अपने मैसेंजर भेजे श्रीलंका में, थाईलैंड में, सेंट्रल एशिया में, जो बाकी के देश हैं दक्षिण एशिया में, वहां सब भेजे, ताकि वे बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं उसको बाकी प्रदेशों में, बाकी देशों में भी उसको स्प्रेड कर पाए। जितने भी इतिहासकार हैं उन्होंने सम्राट अशोक को एक बड़ा अच्छा कम्युनिकेटर बताया है। कम्युनिकेटर मतलब कि जो जो व्यक्ति अपनी बात को कई सारे लोगों तक पहुंचा सके और काफी इफेक्टिवली पहुंचा सके, कि जैसे पब्लिक स्पीकिंग का होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति बात करे तो क्या वो व्यक्ति अपनी बात को सही ढंग से, सही भाषा का उपयोग करके, कोई भी भाषा हो, किसी भी भाषा में अपनी बात को सही तरीके से रख सकता है, और दूसरे व्यक्ति को एक तरह से कन्विंस कर सकता है कि जो बात मैं कह रहा हूं, इस बात में दम है, इस बात में सच्चाई है। तो इसीलिए उनको एक ग्रेट कम्युनिकेटर, एक काफी सर्वोत्तम कम्युनिकेटर माना जाता है। ओके, क्योंकि उन्होंने अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए पत्थरों और स्तंभों पर आदेश खुदवाए। एडिक्ट का मतलब आदेश खुदवाए। तो उनके जो कई सारे, उनकी जो विचारधारा थी, उन सभी को उन्होंने पत्थरों पर, रॉक्स पर, या जितने भी स्तंभ थे उन सभी पर उन्होंने अपने आदेश या मैसेजेस चुनवाए, ताकि लोग उसको पढ़ के समझ सकें कि ये है अशोका की मन की धारणा। ओके, और उन्होंने सभी को एक तरह से प्रोत्साहित किया कि वे धर्म का पथ अपनाएं। तो मोस्ट ऑफ दिस एडिक्ट्स वर इंस्क्राइब्ड इन प्रकृत। नाउ प्रकृत ये एक भाषा है। ओके, प्रकृत एक भाषा है। तो इसका मतलब क्या है
कि जो भाषा जिसमें हम बात करते हैं, जबकि स्क्रिप्ट वो है जिसमें कि किसी भाषा को लिखते हैं, यानी कि बोलचाल की भाषा और लिखावट की भाषा में थोड़ा सा अंतर है, राइट? सो प्रकृत उस समय की काफी एक प्रसिद्ध भाषा थी, जो कि भारत में कई सारे प्रदेशों में बोली जाती थी और लिखी जाती थी ब्रह्मी स्क्रिप्ट में। सो प्रकृत बोलने वाली भाषा है, ब्रह्मी इज द स्क्रिप्ट, द रिटन स्क्रिप्ट, और ब्रह्मी को माना जाता है कि जितने भी प्रदेशीय भाषाएं हैं भारत में, उन सभी की एक तरह से ओरिजिनेटर इज द ब्रह्मी स्क्रिप्ट। तो ये भी आपको एमसीक्यू के हिसाब से आपको याद रखना पड़ेगा, इस पर फिल इन द ब्लैंक्स काइंड ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो यहां पर अगेन एक मैप दिया गया है जिसमें कि अशोकन एडिक्ट्स की कहां कहां पर उनके जो पत्थर और स्तंभ हैं उनके बारे में लिखा गया है। तो जहां पर भी लाल निशान है, इसका मतलब है कि काफी सारे पत्थर के ऊपर लिखा गया है। जो ट्रायंगुलर ब्लू कलर के निशान है, जैसे ब्रह्मगिरी हो गया, मस्की हो गया, बैरत हो गया, वो छोटे छोटे पत्थर वाले हैं। देन पिलर, और ये पिलर काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पिलर्स को एक तरह से भारत ने, हिंदुस्तान ने अपनाया भी है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सारनाथ का पिलर। ओके, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि इसके ऊपर जो 4 शेरों का जो पिलर है, ओके, उसको हमारे नेशनल एम्बलम की तरह अपनाया गया है, सत्यमेव जयते की तरह उसको अपनाया गया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। उसी तरह से मीरठ में भी है, कांडाहार में भी है। ओके, तो ये तो हो गया उनके एडिट के बारे में। सो अशोका अपने आप को देवनम पिया पियदेसी कहते थे। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? तो इन ये शिलालेख यानी कि एडिक्ट्स आम जनता की भाषा प्राकृत के और ब्रह्मलिपि में लिखे गए थे। ध्यान दे, बोलने वाली भाषा, बोले जाने वाली भाषा चीज है और स्क्रिप्ट लिखने के लिए होती है। अशोक खुद को एक देवानीय प्रियदसी यानी कि देवों का प्रिय, इसका मतलब है बिलोवेड ऑफ द गॉड्स। इसका मतलब है जो जो व्यक्ति देवों के, देवों मतलब भगवान का एक रूप, उनके काफी प्रिय है और जो सबके प्रति दयालु है। ओके, और वो सबको दयापूर्वक लोगों की चिंता करता है, लोगों के कष्ट को दूर करने की कोशिश करता है। एंड इंडीड द लैंग्वेज ऑफ द एडिक्ट, जो भाषा उन उस पूरे शिलालेख में इस्तेमाल की गई, उससे ये साफ पता चलता है कि वो अपने आप को एक दयालु शासक के रूप में दिखाना चाहते थे। ये सबको ये बताना चाहते थे कि वो जन कल्याण के बारे में सोचते हैं और सभी के प्रति एक तरह की दया की भावना है उनके मन में। हम इसके थोड़े से उदाहरण देखते हैं। तो जितने भी जो दक्षिण भारत के जो प्रदेश थे, क्योंकि वो उस समय पर चोला, पांड्या, चेरास वगैरह का राज था, स्पेशली आज के तमिलनाडु में। तो दक्षिण भारत के जितने भी किंगडम्स थे वो मौर्य किंगडम के अंडर नहीं आते थे, लेकिन अशोक उनके लिए भी देखभाल करते थे। ऐसा नहीं है कि वे उनको किसी तरह के शत्रु या दुश्मन के रूप में देखते थे। और वो, उनका कहना है कि वो ना केवल लोगों की, इवन जानवरों की भी रक्षा और उनके उनके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा ही करते थे। उन्होंने अपने राज में जो पशुओं को मारने की यानी कि हंटिंग की प्रथा को रोका, उनको रोका। इंसानों और जानवरों दोनों के लिए इलाज और सुविधा करते थे। शिकार उन्होंने एक तरह से बैन किया और किसी भी तरह से किसी भी जानवर के खिलाफ किसी भी तरह की क्रूरता पर उन्होंने रोक लगाई। और ये भी कहा कि अगर उनको किसी तरह की दवा दारू की जरूरत है, मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो वो भी करें। इसके साथ साथ उन्होंने कई सारे किनारे पेड़ लगवाए ताकि हरियाली बढ़े। उसके साथ साथ कुएं खुदवाए और विश्राम स्थल भी बनाए ताकि लोगों को एक तरह से किसी भी तरह का जब यात्रा कर रहे हो कष्ट ना पहुंचे। पेड़ों की छाया मिले, विश्राम के लिए स्थल मिले, पानी पीने के लिए कुएं बनाए गए। तो एक तरह से लोगों के जो लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के प्रति उनकी जो कंफर्ट के लिए जो उनके मन में जो रुचि दिखती है, इन सारे निर्णयों से हमें पता चलता है। He also claimed to encourage all sects, the different schools of thought present in his time, to accept each other's best teachings and study them. तो कहने का मतलब ये है कि सभी विचारधाराओं, सेक्स का मतलब है यहाँ पर SECTS जो यहाँ पर लिखा गया है, इसका मतलब है अलग अलग विचारधारा। कि हो सकता है कि मेरी विचारधारा ये हो, आपकी विचारधारा शायद इससे थोड़ी सी भिन्न हो सकती है,
लेकिन मैं आपकी विचारधारा का आदर करूंगा। तो सभी विचारधाराओं को एक दूसरे के अच्छे विचार जानने और अपनाने की बात कही कि अगर आपकी विचारधारा में कोई ऐसी बात है जो कि अच्छी है और जिसको कि मुझे अपनाना चाहिए, तो मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं आपके विचारधारा को मैं कैसे अपना सकता हूं, तुम तो अलग व्यक्ति हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपस में एक आदान प्रदान होना चाहिए जिससे कि हम एक दूसरे की विचारधारा की को एक के को का आदर करें, को रिस्पेक्ट की नजर से देखें और जरूरत पड़े तो उसको अपनाएं भी। तो ऐसा नहीं है कि जो भी सम्राट अशोका ने अपने बारे में लिखा है, अब अभी सभी व्यक्ति अपने बारे में अच्छा ही लिखेंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन चूंकि ये एक तरह से हिस्टोरिकल एविडेंस है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अशोका ने अपने बारे में कुछ भी लिखा है उन सभी को बिल्कुल 100% माने। लेकिन ये भी मानना जरूरी है कि ये जो भी बातें लिखी गई हैं, ये चाणक्य या कौटिल्य के एक तरह से बुक में भी यही चीजें लिखी थी। उनकी जो फिलॉसफी ऑफ गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक्स थी, जिसके बारे में हमने दूसरे वीडियो में पढ़ा था, ये उसी को एक तरह से कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो ये हो सकता है कि अशोका के ऊपर कौटिल्य का भी इन्फ्लुएंस रहा होगा, क्योंकि उन्होंने शायद उनके अर्थशास्त्र पढ़ी होगी, क्योंकि वो चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे। तो ये हो सकता है कि सेम इन्फ्लुएंस उनके ऊपर भी चल रहा होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि वो जितना भी लोगों के लिए लोगों की चिंता करते थे और लोगों के लिए जितनी भी सुविधाएं पहुंचानी हो, उसके लिए काम सम्राट अशोका ने जरूर किया। ये बॉक्स में डोंट मिस आउट में ये लिखा गया है, जैसे मैंने अभी धम्मा या धर्मा की बात की। जो धम्मा शब्द है उसका अर्थ है धर्मा। धम्मा प्रकृत भाषा में बात किया जाता है। ये हमने 6th क्लास में पढ़ा था। तो इन सिंपल टर्म्स धर्मा मीन्स द मॉरल लॉ और समवन्स रिलीजियस और एथिकल ड्यूटीज ड्यूरिंग टुवर्ड्स फैमिली, कम्युनिटी और कंट्री। तो इसको एक धार्मिक दृष्टि से भी देखा जा सकता है, लेकिन इन ए वेरी जेनरिक सेंस धर्मा ऑल्सो मीन्स टू डू द राइट थिंग। ओके, कि हमारे जो संसार में जो भी नियम बने हैं कि हमको किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर कोई जंगल हो तो ऐसा नहीं है कि जंगल को पूरा काट के हम उसमें कुछ बिल्डिंग बना दें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सही चीज है उसी को अपनाना चाहिए। बाकी जो जीव जंतु है हमारे आसपास, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो जानवर हों, चाहे वो पक्षी हो, उनके भी कष्ट को देखने की जरूरत बनती है। तो धर्मा बेसिकली इट इज टू डू विद ड्यूटी, लॉ यानी कि कानून, ट्रुथ यानी कि सच्चाई, ऑर्डर मतलब जितने भी कानून वगैरह हैं, एथिक्स मतलब जो सही चीज है उन सभी को मानना। सो धर्म का मतलब है, अगर मैं इसको सही अच्छी हिंदी में समझाऊं, तो धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि सच्चाई, कर्तव्य, नियम और नैतिकता। एथिक्स का मतलब नैतिकता, यानी कि जो सही चीज है उसी को करने की हमेशा जरूरत है। कि आप चोरी ना करें, आप दूसरे का को कष्ट ना पहुंचाएं, आप दूसरे की चीज को अपनी चीज ना बताएं। अगर ये काम किसी और ने किया है तो आप उसको क्रेडिट दें। मैं आपके लिए कह रहा हूं, 7वीं कक्षा में ऐसे सब काफी कुछ होता है कि आप दूसरे के काम को अपना काम बताकर उसका क्रेडिट लेने की कोशिश ना करें। सो नैतिकता के हिसाब से बिल्कुल सही बर्ताव होना चाहिए। परिवार, समाज और देश के लिए सही काम करें। और ब्रह्मांड के नियम, जो पूरा यूनिवर्स संसार है, ब्रह्मांड है, उसके जितने भी नियम है उसके अनुसार ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। सो अशोका के लेट्स एक्सप्लोर में लिखा गया है कि अशोका ने पाटलिपुत्र जैसे शहर में आदेश दिए थे कि उनके जितने भी अफसर हैं वो निष्पक्ष होकर काम करें। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को ज्यादा सुविधाएं दे और दूसरे व्यक्ति को बिल्कुल सुविधाएं ना दे। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। सभी को अपने बच्चे जैसा माने कि जितना आप अपने बच्चे से प्यार करेंगे उतना ही दूसरे बच्चे से भी प्यार करें, और बिना कारण किसी को भी सजा ना दे। ये सारा यहाँ पर जो आइटैल्स में लिखा गया है, इसमें ये इसी बात के बारे में बताया गया है कि इन सभी चीजों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और हर 5 साल में अफसर भेजे जाते थे कि ये देखने के लिए कि क्या अशोका के आदेशों का पालन होता है या नहीं। तो आपने ये देखा कि कलिंगा के युद्ध के बाद वो बिल्कुल ही बदल गए थे और उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि मैं सही तरीके से राजपाट कर रहा हूं या नहीं। और उसके पहले भी अशोका
ऐसा नहीं था कि बिल्कुल क्रूर व्यक्ति थे और कलिंगा युद्ध के बाद ही बिल्कुल बदल गए। उससे पहले भी उन्होंने जन आदेश और जितने भी लोगों की प्रजा की भलाई के लिए काफी इस तरह से काम किए। ओके, द मौर्य एम्पायर कंटिन्यूड फॉर हाफ ए सेंचुरी आफ्टर अशोका's डेथ, यानी कि अशोका की मृत्यु होने के बाद भी तकरीबन 50 साल जो मौर्य एम्पायर उसका दबदबा बनता रहा। लेकिन अशोका के बाद जितने भी राजा आए वो एक तरह से पूरे साम्राज्य को एक तरह से जोड़कर रख नहीं पाए, और जितने भी छोटे छोटे राज्य थे वो अलग अलग हो गए और वो इंडिपेंडेंट हो गए, वो अपने आप से पूरे मौर्य साम्राज्य से अलग हो गए। और अराउंड 185 बीसीई इंडिया स्टार्टेड ऑन अनदर फेज ऑफ अर जर्नी, और भविष्य और ध्रुव ध्रुव हमको इसके बारे में हमको बताएंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं देख लेता हूँ कुछ ओके अशोका पिलर्स का इसके बाद। ओके, तो लाइफ इन द मौर्यन पीरियड, अब हम जान लेते हैं कि मौर्यन पीरियड में जीवन कैसा था, जिंदगी कैसा। हमने बड़ी बड़ी बातें राजाओं के बारे में तो सीख ली हैं, लेकिन असल में आम व्यक्ति के लिए उसका जीवन, आम आदमी के लिए जीवन कैसा था। तो जैसे शहर थे पाटलिपुत्र, जिसके बारे में हमने काफी कुछ पढ़ लिया है, वो एक तरह से शहर व्यापार और शासन, व्यापार मतलब ट्रेड, शासन मतलब गवर्नेंस। ओके, शासन और व्यापार के नजरिए से देखे तो काफी मुख्य केंद्र माने जाते हैं ये वाले शहर, जैसे पाटलिपुत्र हुआ। संगठित टैक्स, वेल ऑर्गेनाइज टैक्सेशन सिस्टम का मतलब है संगठित टैक्स सिस्टम था, और व्यापार में राज्य काफी अमीर था, क्योंकि बड़ा साम्राज्य था तो ऑब्वियसली पैसे की तो कमी बिल्कुल नहीं रही थी। इसके साथ साथ राजकर्मी, व्यापारी और कारीगर मिलकर शहर चलाते थे। ओके, जितने भी कारीगर थे, व्यापारी थे, वो सब मिलकर काम चलाते थे। ऑफिशियल्स यानी कि जो वहां के जो राजकर्मी है, मर्चेंट्स मतलब व्यापारी, आर्टिसंस का मतलब कारीगर। यहाँ पर एक सोहा गौरा करके एक जगह है जो कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में है। ओके, सोहगौरा में जो फिगर नंबर 5.19 में आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको कुछ इंस्क्रिप्शंस दिख रहे हैं। ये एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है जो कि 4th to 3rd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा की है, और ये एक तरह की इंडिया की जो तब की राजकर्मी रिकॉर्ड्स की एक एविडेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स। तो इसको डिस्कवर किया गया था सोहगौरा उत्तर प्रदेश में, और ये प्रकृत भाषा में लिखी गई है ब्रह्मी स्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए, यानी कि लिखाई ब्रह्मी स्क्रिप्ट की है, लेकिन जिस तरह जो लिखा गया है वो उस समय पर बोलचाल की भाषा थी, यानी कि प्रकृत। और यह माना जाता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय के में लिखी गई थी। ओके, तो ये बताया जाता है कि अकाल से बचने के लिए अनाज के भंडार बनाए गए हैं। तो इससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में एक तरह से लोगों का ख्याल रखा जाता था कि अगर अकाल पड़ जाए, अकाल मतलब ड्रॉट या फैमिन पड़ जाए, जब भूखमरी हो, लोगों को खाने के लिए ना मिलता हो, तब एक तरह से अनाज के गोदान बनाए जाए, राइट, भंडार बनाए जाए, ताकि अनाज की कमी ना हो, लोगों को खाने की कमी कभी भी महसूस ना हो। ओके, जो मेगस्थीनस थे, जिनके बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया था, दूसरे वीडियो में भी बताया था, वो यूनानी इतिहासकार थे। तो उनके जो लिखाई है उससे भी हमें पता ये चलता है कि ज्यादातर लोग तब खेती करते थे। जो मौर्यन पीरियड था, मौर्य साम्राज्य था, उसमें ज्यादातर लोग खेती करते थे, एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट थे, किसान थे। इसके साथ साथ हर साल दो फसलें उगाई जाती थी, हर साल दो फसलें उगाई जाती थी, क्योंकि गर्मी और सर्दी के दोनों के सीजन्स में बारिश होती थी, तो पानी की कोई कमी नहीं होती थी। तो इस वजह से दो फसलें हर किसान उगाता था। अकाल बहुत कम होते थे, और अकाल होते भी थे तो उसके लिए अनाज के भंडारों का भी इंतजाम ऑलरेडी राजा ने किया हुआ था। लेकिन अकाल उस समय ज्यादा नहीं पड़ते थे, क्योंकि बारिश गर्मी और सर्दी दोनों के महीनों में होती रहती थी। ओके, तो भंडार बड़े भरे पड़े थे, क्योंकि इतना अनाज उगाया जाता था किसानों द्वारा। और युद्ध के समय में भी किसानों को परेशान नहीं किया जाता था। ओके, इवन इफ वॉर रेज नियर बाय, अगर कोई युद्ध पर भी राजा निकल जाए तो ऐसा नहीं था कि किसानों को किसी तरह से परेशान किया जाए। इसके साथ साथ जो ब्लैक स्मिथ्स, पॉटर्स, कारपेंटर्स, ज्वेलर्स एंड अदर आर्टिसंस लिव्ड इन द सिटी। अब शहर की जिंदगी कैसे है, ये तो हो गया रूरल एरिया में। ओके, ये तो हो गया रूरल एरिया में। शहरों की जिंदगी कैसी है, अर्बन जिंदगी कैसी है,
तो लोहार यानी कि जो ब्लैक स्मिथ या आयरन स्मिथ हो, कुम्हार यानी कि पॉटर, कारपेंटर यानी कि बढ़ाई, सुनार यानी कि जूलर, और जितने भी बाकी कारीगर थे वो शहरों में रहते थे, जैसे पाटलिपुत्र हो गया। सड़कों को प्लानिंग से बनाया गया था, तो ऐसा नहीं है कि हर जगह ऊबड़-खाबड़ जमीन है। सड़कें बनाई गई थी और उसमें एक तरह की प्लानिंग थी ताकि लोगों को आने जाने में काफी सुविधा मिले। ओके, तो इट हैड साइनेज ऑन द स्ट्रीट। साइनेज का मतलब हर गली पर, हर सड़क पर लिखा हुआ होता था कि इसके आगे दूसरी जगह कैसे जाना है, इस सड़क का नाम क्या है। तो उस तरह की सुविधाएं, तो जनरल सिविक एम्यूनिटीज होती हैं, उस सब पर भी ध्यान दिया गया था। संचार के लिए यानी कि कम्युनिकेशन के लिए कुरियर्स भेजे जाते थे, एक दूत भेजे जाते थे कि यहां से आप हमारा ये संदेश दूसरे राज्य में या दूसरे शहर में या दूसरे गांव में पहुंचाया जा सके। घर लकड़ी के बने होते थे, द हाउसेस वर मेड ऑफ वुड, और वो 2 स्टोरी के होते थे, एक के ऊपर एक स्टोरी होता था। और जितनी भी गलियां थी, स्ट्रीट्स थे, ओके, हैड वेसल्स ऑफ वाटर स्टोर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स इन केस ऑफ फायर। तो आप देखिए कितना मॉडर्न है। कहीं आग लग जाए तो आग को बुझाने के लिए हर गली में ऐसे बर्तन रखे हुए होते थे जहां पर पानी भरा होता था, ताकि अगर आग लग जाए तो आग को बुझाने के भी काम आए। तो इतनी फॉरवर्ड प्लानिंग भी मौर्यन पीरियड में की गई थी। ओके, बाद में हमें यह भी बताया जाता है कि जो लोग थे वो कपास सूती कपड़ा पहनते थे, ओके, कॉटन ड्रेसेस पहनते थे, और एक लोअर गारमेंट दैट रीच बिलो द नी यानी कि घुटने से थोड़ा सा नीचे, और एन अपर गारमेंट जो कि अपने कंधे पर डालते थे। तो सूती कपड़े, नीचे का कपड़ा टखनों तक यानी कि एंकल्स तक, और ऊपर का कंधों तक, और मोटे तलवे वाले डिजाइन किए गए चमड़े के जूते पहने जाते थे। तो जितने भी चमड़े के जूते थे उस पर एक तरह का डिजाइन बनता था, और काफी थिक सोल, काफी थिक था, जिससे कि लोगों की लंबाई, लोग ज्यादा लंबे नजर आए। ओके, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं इस तरह के जो जितने अलग अलग स्तूपास हैं। ओके, ये काफी खास बात है जहां तक मौर्यन पीरियड का सवाल है। तो ये खास तौर से अशोका के टाइम पे हुआ था। तो ये जो आप 4 शेरों का देख रहे हैं, जिसमें कि एक समय पर आप सिर्फ 3 शेर ही देख सकते हैं। सो 1 2 3 हो गया, और इस शेर के पीछे द फोर्थ लायन इज देयर, और ये अशोका पिलर है जिसको कि हमारा नेशनल एम्बलम भी माना जाता है। और इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखते हैं, यानी कि ट्रुथ विल प्रिवेल। सो ये इसको कैपिटल भी कहा जाता है। ओके, यानी कि सिर्फ ऊपर का पोर्शन। तो ये एक सारनाथ के पास एक पिलर है, वहां पर ये डिपिक्टेड किया गया है। और ऊपर तो शेर है, लेकिन नीचे अगर आप देखें, ये तो इसको अशोका चक्र कहते हैं। ओके, यहाँ पर अलग अलग दूसरे जानवर भी हैं। मेनली हाथी है इसके पीछे है, तो इसमें आपको एक समय पर 2 ही दिखेंगे। हाथी है, बैल है, घोड़ा है, और एक और शेर है। एक शेर, एक हाथी, एक बैल, और एक घोड़ा। ओके, और ये डिपिक्ट होता है द व्हील ऑफ धर्मा। तो ये जो अशोक चक्र है, इसको धर्म चक्र भी कहते हैं, यानी कि व्हील ऑफ धर्मा, जो कि एक तरह से बुद्धा की टीचिंग्स को सिंबलाइज करता है। अब इसमें तो ये काफी एक सुंदर सा है। तो इसको मैं आपको, जो एआई की इमेज से हुआ, तो इस तरह के कई सारे स्तंभ बनाए गए थे। तो वैशाली करके एक जगह है, तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर सिर्फ एक ही शेर है। ओके, दिस पिलर हैड ओनली वन लायन एंड वाज टू सिग्निफाई द एंड ऑफ किंग अशोका एज अ वॉरियर एंड हिज एम्ब्रेस ऑफ बुद्धिज्म। तो कहने का मतलब ये है कि इस शेर का सिग्निफिकेंस ये है, ये दर्शाता है कि सम्राट अशोका ने अपनी जो एक सैनिक वाली जिंदगी, एक योद्धा वाली जिंदगी को छोड़ दिया है, और अब वो बुद्धिज्म की तरफ निकल पड़े हैं। ओके, तो ये उसको डिस्क्राइब करता है। ये जो सारनाथ का जो पिलर है, ओके, तो कुछ ड्राइंग्स में इसको ऊपर दिखाया जाता है, बट जनरली इट इज नीचे। ये एआई इमेज है, तो इट इज नॉट एंटायरली 100% एक्यूरेट, ये मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं। ओके, तो जो 4, बिकॉज जो फोटोग्राफ होती है ना, वो ज्यादा क्लियर नहीं होती, इसीलिए मैंने एआई से बनाया। तो इसमें जो 4 शेर हैं, वो अभी इंडिया के नेशनल एम्बलम है। दिस इज एट द प्लेस वेयर लॉर्ड बुद्धा गेव हिज फर्स्ट टीचिंग। सो सारनाथ वो जगह है जहां पर उन्होंने पहली बारी अपनी टीचिंग दी थी, भगवान बुद्ध ने। और जो ये धर्म चक्र जो आपको नीचे दिख रहा है, ये उनकी टीचिंग्स को सिंबलाइज करता है। ओके, आगे चलते हैं। तो सम कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द मौर्यास, उनकी जिंदगी, जैसे आप कैप्शन में देख सकते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड पर टेराकोटा फिगर है ऑफ अ डांसिंग गर्ल। ओके, और आप एक तरह से उनकी जो हेड ड्रेस है, हेयर स्टाइल है,
उनके जो ज्वेलरी है, उन सभी को आप देख सकते हैं। राइट साइड पे टेराकोटा फिगर है एक फीमेल भगवती की, यानी कि गॉडेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक यक्षी। ओके, उसके अलग अलग रूप अलग अलग एंगल से दिखाया गया है। ये टेराकोटा है सप्त मातृकास का, यानी कि 7 मदर गॉडेसेस। ये टेराकोटा का एक घोड़े की यहाँ पर तस्वीर दिखाई गई है। उसके साथ साथ ये जो आर्किटेक्चर है, ये सांची स्तूपा है। ओके, ये सांची स्तूपा है विच इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल्स ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। अशोका ने इस तरह के कई सारे स्तूपास बनाए थे व्हेन ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। ये जो तस्वीर है, ये एक लाइफ साइज एलिफेंट की रॉक्स कट है, जो कि भुवनेश्वर के पास है, और ये भी बुद्धा को सिंबलाइज करती है। ओके, ये जो आप लेफ्ट साइड पे मैंने अभी बताया, ये 4 शेरों का थिंग, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। और ये आपने कई जगह पर देखा होगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सिंबल है, उसको यही माना जाता है, द 4 लायंस व्हिच इज टेकन फ्रॉम द अशोका पिलर। ये नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है। ये धर्म चक्र है, जो कि हमारे नेशनल फ्लैग में भी है, जहां हमारा नेशनल फ्लैग जो है, राइट। तो यहाँ पर सैफरन ऊपर, ओके, यहाँ पर सैफरन है, यहाँ पर व्हाइट है, और उसके बीच में इस तरह का स्कोप है, और दिस थिंग, और नीचे ग्रीन है। ये हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है। और ये जो सत्यमेव जयते है, ये आता है मुंडका उपनिषद से। ओके, तो ये आपको, और जो कॉइन्स है मौर्यन पीरियड की, ये कॉइन्स आपको तस्वीरों में दिख रही है। तो जितनी भी तस्वीरें हैं आपकी किताब में, उसको देख लीजिए। कभी कभी पिक्चर रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब हमसे ये कहा गया है कि जो द बिग राउंड हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर एंड द सेंटर ऑफ द स्तूपा, सो जो भी स्तूपा होता है, उसके बीच में एक तरह का खाली स्थान रहता है। ओके, उस खाली स्थान को एक तरह से अंडा कहते हैं। सो गोल अंडाकार ढांचा ब्रह्मांड का प्रतीक होता है। सो इट रिप्रेजेंट्स द यूनिवर्स, पूरा जो ब्रह्मांड है, उसको रिप्रेजेंट करता है, और इसीलिए लोग उसकी परिक्रमा करते हैं, कि लोग उसके आसपास एक गोल चक्कर लगाते हैं। इसके साथ साथ जो आखिर में हमको पढ़ना है, वो ये है, द फ्रेजाइल नेचर ऑफ एम्पायर्स। फ्रेजाइल नेचर का मतलब क्या है? कि फ्रेजाइल नेचर का अर्थ यह है कि एम्पायर्स, ये सभी एक बड़े राजा के नीचे सब काम करती हैं, लेकिन जब एक बड़ा राजा चला जाता है, जब अशोका की मृत्यु हुई, उसके बाद उनका पूरा साम्राज्य सिर्फ 50 साल ही रह सका। उनके बाद जो जितने भी राजा आए, वो उस पूरे साम्राज्य को इकट्ठा कर कर नहीं रख पाए, राइट। तो यही हुआ था रोमन एम्पायर में, पर्शियन एम्पायर में, ओटोमन एम्पायर जो कि टर्की में था, स्पेनिश एम्पायर, रशियन एम्पायर जिसको कि ओवरथ्रो किया गया था 1917 में, ब्रिटिश एम्पायर, ये सब, इन सब का एक बड़ा दबदबा था एक समय पर, और काफी सालों तक चला। लेकिन कुछ समय बाद ये सारे के सारे एक तरह से इनका पतन हो गया। ओके, और इसके बारे में हम बाकी क्लासेस में विस्तार से पढ़ेंगे भी। तो साम्राज्य का टिकना मुश्किल क्यों होता है, ये जानना आपको जरूरी है, जिसके बारे में यहाँ पर इस पेज में कहा गया है। तो साम्राज्य का टिकना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि जितने भी बड़े साम्राज्य आए, वो कभी ना कभी टूट गए। तो कारण क्या है? एक तो दूर दराज की जगह आजाद होना चाहती हैं, क्योंकि राजा एक जगह पर बैठता है, लेकिन उसका जो साम्राज्य है वो काफी विशाल होता है। तो सबसे दूर जो बैठा है राजा, वो सोचता है कि कौन मेरे ऊपर कंट्रोल करेगा, मैं अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाता हूं। तो उसको आजादी की एक तरह से लालसा हो जाती है। और युद्ध या सूखा होने पर टैक्स ज्यादा बढ़ते थे, जिससे लोग नाराज हो जाते थे। तो लोगों में भी एक तरह से आक्रोश बढ़ जाता था कि अरे वो सम्राट वहां पर बैठा है, हमारे ऊपर ज्यादा लगान लगाता है। तो एक तरह से लोग भी एक विरोध करते थे, जो भी ज्यादा टैक्स या लगान राजा या सम्राट वहां पर करता था। अगर राजा कमजोर निकले, जैसे अशोका के बाद जितने भी राजा थे वो थोड़े कमजोर थे, या पहले हमने नंदा डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, उनका जो आखिरी राजा था वो काफी अप्रिय हो गया था, वो काफी अनपॉपुलर हो गया था। किस वजह से? क्योंकि जिस जिस तरह के निर्णय उसने लिए, उससे लोग नाखुश थे। तो राजा अगर कमजोर निकले, तो स्थानीय राजा टैक्स देना, लगान देना बंद कर देते थे, क्योंकि लोगों से आप इकट्ठा तो कर सकते हैं, लेकिन इकट्ठा करके उस छोटे राजा को, सम्राट को भेजना है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि वो वापस उधर लगान भेजते ही नहीं थे। तो इससे उनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो जाती थी, क्योंकि सम्राट ये चाहेगा कि मुझे पैसा मिले ताकि मेरी आर्थिक स्थिति बढ़िया हो, मेरी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़िया हो, और मैं राजनीतिक तौर पर भी काफी शक्तिशाली बना रहूं। और बहुत बड़ा साम्राज्य चलाना मुश्किल
हो जाता था। तो सच्चाई ये है। तो यहां पर हमने देखा, ये जो डेट्स के साथ दिए गए हैं इस पर आप जरूर ध्यान दीजिए कि महाजनपदास का बताया गया है 500 बीसीई तक। उसके बाद यहाँ पर अजात शत्रु आए, जिनके साथ लॉर्ड बुद्धा और महावीर जैन भगवान भी थे। उसके बाद आया नंदा डायनेस्टी, यहाँ पर आप देख रहे हैं 400 बीसीई से लेकर 321 बीसीई तक नंदा डायनेस्टी था। और उसके बाद चला मौर्य डायनेस्टी 321 बीसीई से लेकर 185 बीसीई तक। तो आप देख सकते हैं कि कितना लंबा चला है मौर्य डायनेस्टी। पहले चंद्रगुप्त मौर्य और उनके बाद उनके पोते अशोका। ओके, तो और उसके बाद भी 50 साल और चला, लेकिन उसके बाद वो पूरी तरह से खत्म हो गया। तो ये आपको, ये कैलेंडर आपको जानना जरूरी है। तो एम्पायर्स आर देयरफॉर समथिंग ऑफ अ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब कि वो शक्तिशाली भी है, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ इस तरह की कमजोरी भी हो जाती है, राइट। तो शुरू में साम्राज्य शुरू होते हैं युद्ध से और टिकते हैं बल से, लेकिन वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाते। हालांकि मौर्य साम्राज्य काफी लंबे समय तक चला है, लेकिन सही में चला जाए तो वो राजनीतिक एकता, शांति और खुशहाली भी ला सकते हैं, जैसे मौर्य साम्राज्य ने दिखाया। सो ये काफी इस पूरे चैप्टर का, जो कि काफी लंबा चैप्टर है, उसका पूरा सार है कि वो एक तरह से राजनीतिक एकता ला सकते हैं, जैसे कि मौर्य एम्पायर कांडाहार अफगानिस्तान से लेकर नीचे ऑलमोस्ट दक्षिण भारत को छोड़ दे तो बाकी पूरे भारतवर्ष पर मौर्य साम्राज्य का ही एक तरह से दबदबा था। जो छोटे राज्य हैं वो सभी एक ही सम्राट को मानते हैं, तो एक तरह से एक आपस में लड़ाई नहीं होती थी। तो एक तरह का ये एक वेल मैनेज्ड एम्पायर था, जिससे कि लोगों में काफी खुशहाली भी थी। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि जितने भी साम्राज्य हैं वो युद्ध द्वारा ही बनाए जाते हैं, और इसीलिए अगर राजा कमजोर हो जाए, अगर उसको लगान मिलना कम हो जाए या लोगों में विरोध बढ़ जाए, तब राजा की और सम्राट की स्थिति एक तरह से कमजोर बन जाती है। तो इसके साथ साथ वी कम टू द एंड ऑफ दिस बिग चैप्टर ऑफ द राइज ऑफ एम्पायर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है। Hashtag social science with Sudhir sir. Share the video and subscribe to the channel. ये जरूरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपने इतना समय दिया, मेरी बातें सुनी, मेरी आगे पीछे वाली हिंदी सुनी। ओके, मैं उम्मीद करता हूं फिर भी मेरी जितनी भी हिंदी थी मैंने सभी कुछ लगा दिया है। तैयारी करके आया था, मैं लिख कर आया था, ताकि मैं एंड मौके पे, जब हम लाइव कर रहे होते हैं तभी कभी कभी वर्ड्स जल्दी से नहीं आते हैं, इसलिए मैं थोड़े वर्ड्स लिख कर भी आता हूं, ताकि एक फ्लो रहे हमेशा। बिकॉज हिंदी इज नॉट द लैंग्वेज आई नेचुरली स्पीक, आई एम मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश। इंग्लिश में मुझे ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आई होप दिस हैज बीन ऑफ यूज, और मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेस्ट पेपर्स वगैरह तो बाद में करेंगे, लेकिन पहले मैं सारे चैप्टर्स को करना चाहता हूं पूरी तरह से, ताकि समझा जाए। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा, डोंट बी सिलेबस ऑब्सेस, बिकॉज मेरा मानना यह है कि सिलेबस तो होता रहेगा, लेकिन आपको जानने में और पढ़ने में एक रुचि आनी चाहिए। वो रुचि आ जाए ना, एक पढ़ने में मजा आए ना, तब आगे के क्लासेस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कभी भी कुछ भी पढ़ सकते हैं, बिकॉज हर चीज में आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है। अगर आप यही सोचेंगे, अरे यार एक बुक के कितने 15 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे, बोर है, पढ़ना पड़ेगा, नींद आ रही है, मैं कुछ वीडियो गेम खेल लूं या टीवी देख लूं या नेटफ्लिक्स देख लूं, तब मजा नहीं है। लेकिन अगर पढ़ने में मजा आए, कि सोच के कि हाँ, आज अशोका के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा मजा आएगा, ये कहानी के बारे में जानेंगे, जैसे इसीलिए मैं अच्छी अच्छी तस्वीरों को लेकर आता हूं, ताकि आपका भी थोड़ी सी रुचि बनी रहे। ओके, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार।